हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और आज हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 15 है। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इससे पहले यूनिट नंबर 2 के अंदर दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको हमने फर्स्ट 9 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। उसके बाद इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको हमने 5 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, यानी कि हमारे 14 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। अब लास्ट टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको हम कंप्लीट करेंगे 3 लेक्चर में, जिसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, यहां पर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन की है। तो यहां पर और वहां में डिफरेंस क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन तो अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन वही होंगे जो हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि यहां पर आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन में मेंशन होके आएगा कि यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अब यहां पर जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को आप यूनिट नंबर 1 के मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। अब लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको तभी समझ में आएगा जब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले अच्छे से आते होंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मैक्सिमम फॉर्मूले यूज होंगे। कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने सभी फॉर्मूलों को यहां पर लिखा हुआ है। अब मैं ये फॉर्मूले आपको बताऊंगा नहीं, पहले ऑलरेडी मैं आपको कई बार इन फॉर्मूलों को बता चुका हूं। मैंने सिर्फ लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यहां पर वो सभी फॉर्मूले लिख दिए हैं जो एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज होंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, आप यहां पर वीडियो को पॉज करें, एक बार इन फॉर्मूलों को रिवाइज करें, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। और जब इंटरेस्ट आएगा तो आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलों को आप रिवाइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूले ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपको मालूम है, अब तक हमने जितने लेक्चर पढ़े हैं, शायद ही कोई लेक्चर ऐसा होगा जिनमें 7 फॉर्मूले यूज नहीं हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर भी सभी क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूले यूज होने हैं, कोई ना कोई फॉर्मूला यूज जरूर होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 3 प्रॉपर्टी होती है। इन तीनों प्रॉपर्टी के यहां पर नाम लिखें, लेकिन इसमें से जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ये कई क्वेश्चन में यहां पर भी यूज होगी, इसलिए इसको भी एक बार रिवाइज कर लें। मुझे मालूम है ये सारी प्रॉपर्टी आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी जब कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले फॉर्मूलों को एक बार जरूर रिवाइज करना चाहिए। उससे क्या होता है, टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको आ जाएगा और समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है ना? उसके बाद 2 प्रॉपर्टी और है ये, हालांकि इन 2 प्रॉपर्टी का यूज यहां पर 1 या 2 क्वेश्चन में होगा, ज्यादा यूज इनका नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर आप रिवाइज कर लें एक बार, बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाई बाय टी की पावर n। यहां पर जो t से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन को, तो उसके बाद लाप्लास का फॉर्मूला क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई क्वेश्चन में आपको यूज करना होगा। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। क्यों मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो ये तीनों फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला, और कई क्वेश्चन तो ऐसे जहां पर तीनों के तीनों फॉर्मूले यूज होंगे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें ये फॉर्मूले यूज ना हो। क्वेश्चन स्टार्ट इन्हीं फॉर्मूले से होगा। बस अंतर इतना है कि यहां पर फंक्शन ft है, वहां पर हम फंक्शन ft नहीं लिखेंगे, वहां पर हम y लिखेंगे। तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसको कैसे चेंज करना है, लेकिन ये फॉर्मूले हर क्वेश्चन के अंदर यूज होने हैं एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल,
इसका यूज भी होगा कुछ क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले को भी आप रिवाइज करें। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। अब अगर बहुत कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऐसी दी होंगी जहां पर आपको यूनिट स्टेप फंक्शन दिया होगा, तो आपको उसका लाप्लास लेना पड़ेगा, और लाप्लास जब आप लेंगे तो आपको यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास क्या होता है ना, और यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के साथ में क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, इनका यूज होगा। उसके बाद बेसिक फॉर्मूले ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए 7 बेसिक फॉर्मूले लाप्लास के और 7 बेसिक फॉर्मूले इनवर्स लाप्लास के, ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो हर क्वेश्चन में यूज होने ही हैं। कोई क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ऐसा नहीं होगा जिसमें 7 बेसिक फॉर्मूले ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और 7 बेसिक फॉर्मूले ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला 100% यूज होगा, लाप्लास का भी और इनवर्स का भी। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये तो आना ही चाहिए। देखिए अगर ये फॉर्मूले नहीं आते तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये आने, और मुझे लगता है सबको आगे होंगे, इतना हमने इनका यूज किया है, बहुत ज्यादा यूज किया है। उसके बाद प्रॉपर्टीज, जैसे 3 प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में होती है, वैसे ही 3 प्रॉपर्टी इनवर्स लाप्लास में भी होती हैं, और इसमें से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में करेंगे। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ, इसका यूज भी होगा, इनको रिवाइज करें। अब हम बात करते हैं, ये तो फॉर्मूले की बात हो गई जो फॉर्मूले एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज होने हैं। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या पढ़ना है हमें यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसके हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको याद होगा जब हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा था, तो उसमें हमने यूनिट नंबर 1 का नाम क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। यानी कि यहां पर हम जो यूनिट नंबर 1 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, वो सभी डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर भी होंगी, ठीक है ना। उतने क्वेश्चन नहीं होंगे जितने यूनिट 1 में थे, लेकिन यहां पर भी वैसी ही डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। दूसरा, आपको याद होगा यूनिट नंबर 1 में हमने साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ी थी, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती थी और हमें दोनों को क्या करना होता था, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता था। यहां पर भी उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। याद रखें, यूनिट नंबर 1 वाले ही क्वेश्चन यहां पर भी आएंगे मैक्सिमम, लेकिन सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि ऊपर मेंशन होगा यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे टू सॉल्व ऑर्डिनरी। तो हम पहले सीखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये टॉपिक हमारा 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा ऊपर वाला, और उसके बाद 3rd लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3 लेक्चर में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब हमारी जो यूनिट नंबर 2 है वो 17 लेक्चर्स में कंप्लीट होगी। ये यूनिट काफी बड़ी यूनिट है, तो और काफी बड़ी जरूर है, लेकिन बहुत आसान है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं ना, तो ये यूनिट आपको सबसे आसान लगेगी, और अगर फॉर्मूले नहीं आप रिवाइज करते हैं तो फिर सबसे टफ आपको यही लगेगी। फॉर्मूलों का ही यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल है, तो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, अगर आप देखेंगे कम ही फॉर्मूले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड है हमारे पास, या कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करने के बाद आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। जो प्रोसीजर हम पहले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वही प्रोसीजर हम सारे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। पूरे एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करने का एक ही प्रोसीजर है, स्टेप सारे फिक्स हैं, बस कैलकुलेशन चेंज होनी है और कोई चेंज नहीं होना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन से सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, अलग अलग फॉर्मूले लगाने हैं, अलग अलग कैलकुलेशन होगी, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से समझे जरा प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर भी बहुत छोटा सा है। देखो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे आप, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिखेंगे, और लिखने के बाद दोनों तरफ उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। यही हमारा पहला स्टेप है, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यूज द फॉर्मूले गिवन बिलो। और जब आप लाप्लास ले लेंगे तो लाप्लास लेने के बाद आपको जो नीचे 3 फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको लगाने हैं। और ये फॉर्मूले कौन से हैं, ये वही फॉर्मूले हैं जो मैं अभी अभी आपको बता था, डेरिवेटिव वाले। अंतर क्या है, देखो अंतर ये है,
वहां पर जैसा पहला फॉर्मूला वहां पर हमने किस तरह से लिखा था, इसको इस तरह से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, वहां पर एफ डैश टी का यूज कर रहे थे, यहां पर एफ नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में एफ नहीं आएगा, क्या आएगा, वाई आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो एफ को यहां पर रिप्लेस कर दिया, किससे, वाई से रिप्लेस कर दिया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू, देखिए वहां पर हम क्या लिखते थे, हम वहां पर लिखते थे पी और पी के बाद एफ पी। तो यहां पर देखो हमने पी लिखा, लेकिन हमने यहां एफ पी नहीं लिखा। देखिए एफ पी क्या होता है, एफ पी एक्चुअल में होता है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यही तो होता है। एफ पी क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी यानी कि एफ के प्लेस पर पी, एफ पी के प्लेस पर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ध्यान से समझिए, वही फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन हो गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और एफ टी के प्लेस पर हम क्या यूज कर रहे हैं, वाई। मैंने भी बताया ना, हम यहां पर एफ टी नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे। तो देखो जब आप एफ टी के प्लेस पर वाई का यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू वाई। और देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मतलब यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। और उसके बाद यहां पर हम लिखते थे माइनस एफ जीरो, माइनस एफ जीरो, अब एफ के प्लेस पर वाई है तो यहां पर लिखेंगे माइनस वाई जीरो। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है, हम देखिए ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, और हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई के प्लेस पर वाई बार का यूज करेंगे। ये केवल इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे थोड़ा सा हमें बार बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ना लिखना पड़े, और हम क्या लिखें, सीधे वाई बार लिखें। इससे थोड़ा सा हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो आसान हो जाएगी। तो सिर्फ कैलकुलेट मतलब रिप्रेजेंटेशन को आसान बनाने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई के प्लेस पर हम क्या करेंगे, केवल वाई बार लिखेंगे। तो वाई बार ध्यान रखें, कुछ नई चीज नहीं है, वाई बार का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई। तो जब हम ये मॉडिफिकेशन कर देंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश इक्वल टू वाई, और यहां पर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई की जगह क्या आ जाएगा, वाई बार, और उधर वाई जीरो और ये वाई जीरो। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वहां वाले फॉर्मूलों को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। चलिए, तो इन टर्म्स ऑफ वाई, अब ये एफ डबल डैश टी, अब एफ डबल डैश टी, तो यहां पर हम यूज क्या कर रहे हैं, वाई डबल डैश, यानी कि वाई का डबल डेरिवेटिव। तो जब वाई का डबल डेरिवेटिव होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर वाई बार, वाई बार मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, ठीक। उसके बाद अगर हमारे पास होगा ट्रिपल इंटीग्रल, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर dy बाई dt आ रहा है, इसका मतलब y एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है। अगर d2y अपॉन dx dt स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है। और d क्यूब t अपॉन d क्यूब y अपॉन dt क्यूब आ रहा है तो इसका मतलब तीन बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो अगर y ट्रिपल डैश होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी क्यूब वाई बार माइनस पी स्क्वायर वाई जीरो माइनस पी वाई डैश जीरो और माइनस वाई डबल डैश जीरो। देखो इसको याद करना भी बहुत आसान है। अगर आप देखें पहली वाली टर्म में देखो, अगर यहां पर y डैश है मतलब एक ही बार डेरिवेटिव है तो p एक बार आएगा, अगर दो बार डेरिवेटिव है तो p की पावर 2 आएगी, तीन बार डेरिवेटिव है तो p की पावर 3 आएगी, और यहां तो सब में y बार ही आना है। दूसरी टर्म में सभी जगह पर y0 आना है। अगर एक बार डेरिवेटिव है तो यहाँ p नहीं आएगा, अगर दो बार है तो यहाँ p आएगा, अगर तीन बार है तो यहाँ p दो बार आएगा, p स्क्वायर। इसके बाद आगे चलो, अगर देखो सिंगल डेरिवेटिव है तो अगली टर्म आएगी नहीं, अगर डबल डेरिवेटिव है तो इसके बाद की टर्म y डैश जीरो होगी, ठीक है ना, y डैश जीरो, उसके आगे नहीं होगा। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव है तो देखो यहाँ p क्यूब है, यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ p है, p की पावर एक एक कम होती जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, p y डैश जीरो और y डबल डैश जीरो। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के अगर आप देखिए, अगर रटेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा समझिए, पैटर्न को समझिए, पैटर्न को समझने के बाद इसको रिवाइज करिए और क्वेश्चन में यूज करिए, क्योंकि ये फॉर्मूले हर क्वेश्चन में यूज करने हैं तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए, तो ये तो हमारे पास हो गया पहला स्टेप कि पहले आप लाप्लास ले लें दोनों तरफ, फिर ये फॉर्मूले आप लगा दें। देखिए जब आप लाप्लास लेंगे तो ये फॉर्मूले बनेंगे सभी क्वेश्चन में। नाउ स्टेप नंबर 2, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों तरफ लाप्लास ले लिया और आपने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब क्या करें, फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद देखिए, फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना, नाउ अप्लाई द फॉर्मूले ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जहां पर अप्लाई हो सकते हैं।
कौन से फॉर्मूले? वही फॉर्मूले, 7 बेसिक फॉर्मूले, उन्हीं में से कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। हो सकता है एक ही लगे, हो सकता है 2-3 फॉर्मूले भी लग जाएं। तो आपको क्या करना है? अप्लाई द फॉर्मूले ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे और यहां पर प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक। और क्या करना है? एंड गिवन कंडीशन, और गिवन कंडीशंस को भी अप्लाई करना है। अब ये क्या है? देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा और उसके जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हमेशा उसकी कंडीशंस गिवन होंगी, जो कि यूनिट नंबर 1 में ऐसा नहीं होता था। यूनिट नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती थी, लेकिन आप देखेंगे वहां सभी क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन नहीं होती थी। कंडीशन मतलब जैसे दे दिया कि t = 0 पे y की वैल्यू 1 है ना, या t = 0 पे dy/dx = 0 है, ये कंडीशंस होती है। यहां पर हर क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशंस गिवन होंगी और आपको क्या करना है? उन कंडीशंस को अप्लाई करना है। यानी कि स्टेप नंबर 2 में आप लाप्लास के फॉर्मूले भी लगाएंगे और आप कंडीशंस को भी अप्लाई कर देंगे। ये सब करने के बाद जब आप कंडीशन भी अप्लाई कर देंगे और लाप्लास के फॉर्मूले भी अप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन के अंदर से आपको क्या करना है? उस इक्वेशन का आपको लेना इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आप इनवर्स लेंगे, देखिए एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर लाप्लास भी आ गया और इनवर्स भी आ गया। अब आपको क्या करना है? इनवर्स लेना है। बात समझ में आ रही है ना? आपको क्या करना है? इनवर्स आपको लेना है और इनवर्स लेने के बाद आपको यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर एक्चुअल में एक स्टेप और आएगा जो बीच में छूट गया है, मैं यहीं पर लिख देता हूं। ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। एक्चुअल में ये क्या है? स्टेप नंबर 4। यहां पर स्टेप 3 भी आएगा। स्टेप 3 क्या होगा? ध्यान से देखो जरा। स्टेप 3 होगा, आपको क्या करना है? यहां पर आपको फाइंड करना होगा, फाइंड y bar इन टर्म्स ऑफ p। आपको y बार को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ p। जब आप फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे, सब काम कर देंगे, तो आपको y बार कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ p। और जब आपके पास y बार आ जाएगा तो उसके बाद देखो y बार एक्चुअल में है क्या? y बार एक्चुअल में लाप्लास है y का, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसके बाद इनवर्स लाप्लास लेना है। जब आप लाप्लास का इनवर्स लाप्लास ले लेंगे तो लाप्लास से इनवर्स लाप्लास से इनवर्स लाप्लास से लाप्लास कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको वैल्यू मिलेगी y की। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक। तो ये हमारा क्या है? पूरा प्रोसीजर है। नाउ 2 मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले और मैंने यहां पर नीचे लिखे हैं। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम के अंदर ये दोनों के दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे और आपसे कहा भी था नेक्स्ट लेक्चर में, एक्चुअल में लास्ट लेक्चर में ये दोनों हमारे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था, है ना, और ये क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दिया था और मैंने आपको बोला था कि ये दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में यूज होंगे। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो याद करना है। ये यहां पर इनको हम एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। सभी क्वेश्चन में यूज नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन में यूज होंगे जहां पर इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। चलिए, तो आपको मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अब हमें जो मैंने आपको अभी सब बताया उनको अब हम करते हैं अप्लाई। लेकिन याद रखें, जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें। आपको आते हैं सभी, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, सॉल्व दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपके पास यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको आपको लाप्लास की हेल्प से सॉल्व करना है। बहुत सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपको याद हो यूनिट नंबर 1 में जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने इसी टाइप का क्वेश्चन या शायद यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 में और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो राइट साइड 0 है तो इसका पीआई तो 0 होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा? 0। केवल आपको सीएफ निकालना है और सीएफ भी बहुत आसान है, m² + 1 = 0, मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे और फॉर्मूला लगा देंगे इमेजिनरी रूट्स वाला। तो यहां से सीएफ आ जाएगा, पीआई 0 है, सीएफ + पीआई हमारा क्या आ जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहां पर देखिए क्या मेंशन है, यहां पर मेंशन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एक चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, पता लग रहा है कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा
और सीधे आपने यूनिट नंबर 1 के मेथड से सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से आता होगा और ये आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर मेंशन है कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है, क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले आप लिखें, देखो यहां पर ये कंडीशन है, इनकी मैं बात कर रहा था, ये कंडीशन आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर गिवन होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिखते हैं हमारे पास गिवन कंडीशंस क्या है। देखिए इन कंडीशंस का हमें यूज करना है, तो पहले मैं लिखूंगा गिवन कंडीशंस। तो चलिए गिवन कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो हमारे पास यहां पर दो कंडीशंस हमें गिवन है। पहली कंडीशन y0 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, y'0 इक्वल टू 1, इन दोनों का मतलब 0, इन दोनों का मतलब समझिए क्या है, क्या दिया हुआ है। एक्चुअल में ये y0 ब्रैकेट में 0 क्यों लिखा है, देखिए यहां पर अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो यहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y0 इक्वल टू 1 का मतलब है कि जब t की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। यहां पर ये जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, और यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। इसका मतलब जब t 0 होगा तो y 1 होगा, और इसका मतलब क्या है, जब t 0 होगा तो y का डेरिवेटिव भी 0 होगा। y डैश मतलब y का डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई dt। तो जब t 0 होगा तो dy बाई dt की वैल्यू 0 होगी, और जब t 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी। इसका है ये मतलब, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो ये तो गिवन कंडीशन हो गई। नाउ अब मैं यहां पर लिखूंगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मैं शॉर्ट में लिखूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। अब देखो यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी की फॉर्म में दे रखी है, लेकिन यहां पर हम नोटेशन दूसरा यूज करेंगे। अगर d2y अपॉन dt स्क्वायर लिखा है तो आप इसकी जगह लिखेंगे y डबल डैश। आपको ये सब नोटेशन मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप क्या लिखेंगे, यहां पर y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा, यहां पर जो y का डेरिवेटिव है कितनी बार हो रहा है, 2 बार y का डेरिवेटिव हो रहा है। तो देखिए 2 बार अगर y का एक बार जब y का डेरिवेटिव होता है तो हम उसको y डैश भी लिख सकते हैं और dy बाई dt भी लिख सकते हैं, और अगर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो dy बाई dx भी लिख सकते हैं। तो एक बार जब डेरिवेटिव होगा तो y डैश लिखेंगे, 2 बार होगा तो y डबल डैश लिखेंगे। तो इसके प्लेस पर y डबल डैश लिखा, इसके ये तो y है इक्वल टू में 0। अब क्या करना है देखो जरा ध्यान से, अब हम चलते हैं अपने स्टेप पे। पहला स्टेप हमारा क्या कहता है कि टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें दोनों तरफ आपको क्या लेना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा टेकिंग लाप्लास, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं LT, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसके दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यहां पर हम ले रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, L y डबल डैश L y डबल डैश, ठीक है, y डबल डैश का लाप्लास ले लिया, L लिख दिया हमने, प्लस L y इक्वल टू में, अब इधर 0 का लाप्लास लेंगे तो 0 ही आएगा, तो उधर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का लाप्लास 0। अब यहां पर यूज करेंगे फॉर्मूला। देखिए पहला स्टेप में वही लिखा था मैंने कि टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लाप्लास ले चुके हैं। अब क्या करेंगे, एंड यूज द फॉर्मूला गिवन बिलो। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जरा ध्यान दो। तो हमारे पास वहां पर देखिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि L y डबल डैश है, L y डबल डैश, यहां पर फॉर्मूला लगेगा, यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर फॉर्मूला देखिए क्या हो गया हमारे पास, ध्यान दीजिए। अब डबल डैश है तो यहां पर आएगा p स्क्वायर y बार मतलब लाप्लास ऑफ y माइनस p y0 माइनस y डैश 0। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसका, ये फॉर्मूला भी ये वाला अप्लाई हुआ, प्लस अब ये टर्म बच गई, प्लस ये लाप्लास ऑफ y है, और लाप्लास ऑफ y को हम क्या लिखते हैं, y बार, एंड इक्वल टू में आ गया 0, इक्वल टू में क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो
स्टेप नंबर 1 अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। टेकिंग द लैपलास ट्रांसफॉर्म, दोनों तरफ लैपलास भी ले लिया और हमने ये वाला फॉर्मूला जो इसमें यूज होना था उस फॉर्मूले का हमने यूज भी कर दिया। अब इसके बाद क्या है, देखिए फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट जो हमारे पास है, नाउ अब स्टेप नंबर 2 पे पहुंचेंगे, पहला कंप्लीट हो गया। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड गिवन कंडीशंस। अब यहां पर आ जाओ, गिवन कंडीशन का यूज करेंगे और यहां पर लैपलास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय चांस यहां पर राइट हैंड साइड में 0 है, तो राइट हैंड साइड में 0 है, इसलिए हमारे पास लैपलास राइट साइड में लैपलास का फॉर्मूला हमें हमेशा लगाना होता है। लेकिन यहां पर लैपलास का फॉर्मूला इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि राइट साइड में 0 है। अगर राइट साइड में 0 नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर इसके राइट साइड में t होता तो मुझे क्या करना पड़ता, t का लैपलास लेना पड़ता, और t का लैपलास आप जानते हैं कि 1/p² आता है। तो फिलहाल हमें लैपलास तो नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन गिवन कंडीशन तो अप्लाई करनी पड़ेंगे। तो चलिए गिवन कंडीशन का यूज करते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, p² y बार माइनस, देखो यहां वैल्यू दी है y0 की 1, तो यहां पर y0 की वैल्यू 1 रख देंगे, तो यहां पर बचेगा p, मैंने y0 की जगह 1 पुट कर दिया, माइनस y'0 कितना है, y'0 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहां पर 0 रखेंगे, एंड प्लस y बार इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखो इसमें भी y बार है, इसमें भी y बार है, तो y बार वाली टर्म एक साथ कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा p² y बार प्लस y बार माइनस p इक्वल टू में 0। इसके बाद यहां से y बार कॉमन आएगा तो p² प्लस 1 बचेगा, क्योंकि y बार को मैंने कॉमन ले लिया। इस p को राइट साइड लेके जाएंगे, इस p को क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे। ध्यान दीजिए स्टेप पे, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि राइट साइड 0 थी, और गिवन कंडीशन वो मैंने अप्लाई कर दी। नाउ फाइंड y बार इन टर्म्स ऑफ p। देखिए स्टेप 2 तो पूरा हो गया, अब हमें y बार को निकालना है इन टर्म्स ऑफ p। तो देखो मुझे y बार को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ p, तो क्या करेंगे, y बार को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सब राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहां से मुझे y बार की वैल्यू कितनी मिल गई, y बार इज इक्वल टू, चलिए इधर लिखता हूं मैं राइट साइड में, देखिए जरा ध्यान से। तो यहां से हमारे पास y बार देखिए कितना आएगा, देखिए y बार, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं क्योंकि यहां पर स्पेस कम रह जाएगा। तो देखो y बार इक्वल टू, ध्यान दीजिए y बार इज इक्वल टू कितना आ रहा है, p/p² प्लस 1, p/p² प्लस 1, p/p² प्लस 1, ये मेरे पास y बार आ रहा है। अब क्या करें, देखिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या था, देखिए स्टेप को एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो फिर मैं बार बार आपको स्टेप नहीं बताऊंगा, सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ स्टेप नंबर 4, टेकिंग द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म टू फाइंड y। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर इसका इनवर्स लैपलास लेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिए, एक्चुअल में y बार है क्या, y बार हमारे पास है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। अब और इसका मतलब हमें दिया लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल टू p/p² प्लस 1, p² प्लस 1 हमें गिवन है। अब देखो अगर मैं इस l को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ p/p² प्लस 1। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप l को इधर से उधर लेके जाएंगे तो उसका इनवर्स हो जाएगा, इधर y बचेगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, टेकिंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर हम इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा टेकिंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, मैं सीधे यहां से y के ऊपर से बाहर हटाऊंगा, और जब y के ऊपर से बाहर हटेगा तो इधर इनवर्स आ जाएगा अपने आप ही। तो ये इनवर्स आ गया p/p² प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर लगेगा हमारा फॉर्मूला p² प्लस 1। अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो 7 बेसिक फॉर्मूले थे उनमें से एक फॉर्मूला वहां पर p/p² प्लस 1 के लिए भी एप्लीकेबल है। कौन सा फॉर्मूला, देखिए इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ p/p² प्लस a²। क्या फॉर्मूला होता है इसका, cos AT। यहां पर a की वैल्यू 1 है तो cos t आ जाएगा, यानी कि यहां से मेरे पास y इक्वल टू आ जाएगा cos t, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है, लेंथी होंगे क्वेश्चन,
क्योंकि यहां पर तो कुछ ज्यादा था नहीं, राइट साइड क्या था, जीरो थी, राइट हैंड साइड जीरो होने से क्वेश्चन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। आपने यूनिट नंबर 1 में भी देखा था, अगर राइट हैंड साइड जीरो होती तो पीआई कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, केवल सीएफ से ही काम चल जाता है। तो यहां पर राइट हैंड साइड जीरो थी, इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है ना। राइट हैंड साइड जीरो नहीं होगी तो क्वेश्चन लेंथी होगा, आसान तो तब भी रहेगा लेकिन लेंथी होगा। तो चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन एकदम। इससे आपको मेरे ख्याल से प्रोसीजर तो समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको गिवन कंडीशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, दोनों तरफ लाप्लास ले लीजिए। लाप्लास लेने के बाद जो फॉर्मूले 3 बताए हैं उनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, और कुछ क्वेश्चन में तो तीनों ही लग जाएंगे। फॉर्मूला अप्लाई कर दे, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप गिवन कंडीशन जो आपको दे रखी है उनकी वैल्यू पुट कर दें, और उसको करने के बाद आप वाई बार की वैल्यू निकालें, और जो आपकी वाई बार की वैल्यू आएगी उसमें से जब आप इधर से बाहर हटाएंगे तो उधर इनवर्स लग जाएगा, और इनवर्स जो भी क्वांटिटी इसका इनवर्स है, फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे आपको फाइनल आंसर मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने आपको जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, उसका भी यहां पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो अब यहां पर देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है हमारे पास, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके इसको सॉल्व करना है, ये आपको कंडीशन दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जल्दी से, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखना है गिवन कंडीशंस, है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा गिवन कंडीशंस। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गिवन कंडीशंस ही आप पहले लिखेंगे, आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी पहले लिख सकते हैं, है ना। वो आपकी ऑर्डर क्या कर रखना चाहते हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर गिवन कंडीशंस क्या है मेरे पास, गिवन कंडीशन है मेरे पास, देखिए अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ध्यान देना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें y नहीं दिया गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी जगह वेरिएबल y आएगा, है ना। तो यहां पर वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 होगी कब, जब t की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 0 है जब t की वैल्यू, ये 0 किसकी वैल्यू, t की वैल्यू है, तो t 0 है तो x भी 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या दी है, x डैश t इक्वल टू 0 पे कितना है, 1 है, तो ये हमें गिवन कंडीशन है। अब हम चलते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो यहां पर लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या गिवन है आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, ध्यान से देखें जरा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास d2x अपॉन dt स्क्वायर। अच्छा इसको सीधे मैं क्या करता हूं, दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, y डैश, जैसे हम डैश वाली फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां पर d2x अपॉन dt स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x डबल डैश, x डबल डैश, इसका मतलब x 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, प्लस dx बाई dt, देखिए पहले 2 है और dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, x डैश। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि जैसे हमारे पास y डैश है तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt, y डबल डैश है d2y अपॉन dt स्क्वायर, है ना, y ट्रिपल डैश है तो इसको क्या लिख सकते हैं, dqy अपॉन dt क्यूब। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है। अब यहां पर y की जगह x कर दो सब जगह, तो यही नोटेशन हम यूज करते आ रहे हैं बहुत पहले से। चलिए तो ये हो गया 2x डैश प्लस 5x e की पावर माइनस t और साइन t। चलिए इक्वेशन हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद देखो क्या बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखिए यहां पर आप कर्ली ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं और सिंपल ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 2 टाइम्स ऑफ, देखिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 2, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा x डैश प्लस 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x। ध्यान से लिखें, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, x डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, अब इस बार राइट हैंड साइड 0 नहीं है, इस बार राइट हैंड साइड 0 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे e की पावर माइनस t और साइन t का। देखिए एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको लाप्लास और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म
का मैक्सिमम पार्ट अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वो सारे फॉर्मूले लगेंगे जो हमने वहां पर लगाए थे। चलिए अब आगे देखिए, इसके आगे क्या करना है। देखो यहां से आगे अब मुझे यहां पर फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। देखो एल डबल एक्स डबल डैश का फॉर्मूला, यहां पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा जरा ध्यान से देखें। ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास पी स्क्वायर, अब यहां पर वाई बार नहीं आएगा, एक्स बार आएगा, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट एक्स है। तो पी स्क्वायर एक्स बार, क्योंकि यहां डबल डैश है तो पी स्क्वायर आएगा एक्स बार, माइनस पी एक्स और ब्रैकेट में 0 माइनस एक्स और ब्रैकेट में एक्स डैश और ब्रैकेट में 0। देखो ये तो फॉर्मूला हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डबल डैश का, इतना फॉर्मूला, ये पहले पार्ट का फॉर्मूला हुआ। नाउ प्लस, अब आगे आ जाइए, यहां पर है 2 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डैश, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ पी, देखिए 2 टाइम्स ऑफ, यहां पर पहले मैं ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, 2 बाहर है, अब इसका फॉर्मूला यहां पर लगा रहा हूं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी एक्स बार माइनस एक्स 0, ये पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस, अब प्लस नीचे लेना पड़ेगा, प्लस 5। अब देखिए यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स है, इसको हम एक्स बार लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, राइट साइड में आ जाते हैं, यहां पर इसका लाप्लास लेना है। अब देखो इसका लाप्लास का फॉर्मूला अब लगाना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो यहां पर अगर आप देखें तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगेगी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, जरा ध्यान दीजिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन टी का, साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टी का जो लाप्लास होता है वो हमारे पास होता है 1/p स्क्वायर प्लस 1, ये तो साइन टी का लाप्लास है। इसके बराबर में e की पावर t मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जहां पर आपने p लिखा है, p के प्लेस पर आपको p के प्लेस पर, देखिए यहां पर माइनस t लिखा है, तो अगर यहां पर e की पावर t होता तो आपको p के प्लेस पे लिखना होता p माइनस 1, लेकिन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा p प्लस 1, तो p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पर पहले साइन टी का लाप्लास लिखेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, p के प्लेस पर p प्लस 1 लिख देंगे, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेसिक फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का भी यूज हो जाएगा इसके अंदर। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, 1/p स्क्वायर नहीं, p प्लस 1 का स्क्वायर, p प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। चलिए अब इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए जरा यहां पर कंडीशंस लगा देते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया p स्क्वायर एक्स बार माइनस x0 की वैल्यू, x0 की वैल्यू 0 है, देखो ध्यान से देखना, x0 0 है, तो यानी कि ये टर्म तो 0 हो गई, माइनस x डैश 0 कितना है, 1 है, तो यहां पर माइनस 1 आ गया, प्लस 2 टाइम्स पी एक्स बार, और x0 कितना था, x0 हमारे पास 0 है, तो ये टर्म भी 0 आ गई, प्लस 5x बार इज इक्वल टू 1/, अब इसको ओपन कर देता हूं ब्रैकेट को, p स्क्वायर प्लस यहां पर p स्क्वायर प्लस 2p और प्लस 1 और प्लस 1 आएगा, 2p प्लस 1 और प्लस 1। चलिए अब इधर लेफ्ट साइड देखो जरा, यहां पर x बार वाले टर्म को मैं एक साथ कर लेता हूं, तो यह आ जाएगा p स्क्वायर एक्स बार प्लस 2p एक्स बार प्लस 5x बार। बचा क्या है, ध्यान से देखिए जरा, जो बचा हुआ पार्ट है वो -1 है, -1 को उधर ले जाते हैं, तो इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 एंड प्लस 1, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो क्या करना है, अब इसमें से x बार को कॉमन ले लेंगे, तो x बार को जब आप कॉमन लेंगे तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 और x बार आ जाएगा बाहर, इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 एंड प्लस 1। अब क्या करना है, ये जो x बार के साथ में लिखा है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, क्योंकि राइट हैंड साइड में ही ले जाना है हमें सब कुछ, लेफ्ट साइड में केवल x बार रहेगा, अगर y में दे रखा है तो y बार रहेगा, तो x बार को लेफ्ट में रखता हूं, बाकी सब राइट में ले जाता हूं। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x बार इक्वल टू
एक्स बार इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो ये जब नीचे जाएगा तो एक फैक्टर, देखिए 1 के नीचे क्या हो जाएगा, एक फैक्टर तो पहले से ये एक और चला जाएगा और ये फैक्टर 1 के नीचे भी जाएगा, मतलब ये वाला फैक्टर इस वाले 1 के नीचे भी जाएगा और इस वाले 1 के नीचे भी जाएगा। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस कितना है, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 तो पहले से है, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 है। हाँ ठीक, एक मिनट, ये पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 था, कितना था ये, 2 है, यहां पर 1 नहीं है, यहां पर 2 है। चलिए तो प्लस 2p प्लस 2 और यहां पर भी 2, तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, यहां पर भी चेंज करेंगे, ये हमारे पास कितना है, 1 है। तो 2p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5, ये हमारे पास आ गया, और प्लस अभी तो एक 1 और बचा है, 1 अपॉन इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे केवल ये वाला फैक्टर आएगा, तो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। अब इसको हमें करना है सॉल्व, जरा ध्यान से देखें कैसे करेंगे। अभी इधर से मैं बाहर हटाऊंगा तो उधर इनवर्स लग जाएगा, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले। कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा, क्योंकि अगर आप इसका डायरेक्ट इनवर्स ले लेंगे तो अभी आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नीचे 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर है 2। अब क्या करें, अब अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? देखिए पार्शियल फ्रैक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो मैं स्लाइड में ऐड नहीं किए मैंने, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन में एक्चुअल में हमारे पास टोटल 5 केस होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से, तो उनको भी एक बार आप रिवाइज कर लें, ठीक है ना, उनको भी एक बार आप रिवाइज कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन के हमारे पास टोटल कितने केस होते हैं, 5। उसमें से मैंने आपको एक केस कराया था कि अगर लास्ट वाला केस, अगर डिनोमिनेटर में 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाए आपस में, तब हमें क्या करना है, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे। तो यहां पर देखो 2 फैक्टर क्वाड्रेटिक में नीचे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब इनको कैसे सॉल्व करना है ये हमें यहां पर देखना है। तो ये देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था कि अगर 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे आ जाएं तो आप शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। क्या होता है मेथड, जरा इधर ध्यान दो। देखो आपको क्या करना है, यहां पर ये 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, तो आपको क्या करना है, इधर वाला फैक्टर लेफ्ट में लिखो, इधर वाला फैक्टर राइट में लिखो। देखिए किसको लेफ्ट में लिखना है, किसको राइट में लिखना है, कैसे पता चलेगा। देखो यहां पर क्या है, 5 है और यहां पर 2 है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, बाकी तो कैंसिल हो रहा है, तो यानी कि 5 वाला नंबर पहले आएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5, ये लिखा आपने ना। उसके बाद दूसरा फैक्टर लिखेंगे, ये कितना है, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2। अब इनके बीच में साइन क्या आएगा उसको देखना पड़ेगा। देखो हमें क्या चाहिए, ऊपर 1 है, हमें यहां पर बीच में ऐसा कोई साइन लगाना है कि ऊपर 1 ही आ जाए। देखो अगर यहां प्लस लगाऊंगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2p हो जाएगा, 1 नहीं आ पाएगा। बीच में लगाते हैं माइनस, और माइनस लगाने के बाद देखो कितना बच रहा है, क्या ऊपर 1 बच रहा है, कैंसिल आउट करके देखेंगे क्या 1 बच रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 2p से 2p कैंसिल, लेकिन 5 माइनस 2 बचेगा 3, ऊपर 3 बच रहा है, बचना कितना चाहिए, 1 बचना चाहिए, तभी तो हमारा करेक्ट होगा। तो ऊपर 1 नहीं बच रहा है, ऊपर 3 बच रहा है, तो क्या करें। देखिए बहुत सिंपल है, इसको 3 से डिवाइड कर दे, 3 से क्या कर दे, डिवाइड, क्योंकि यहां पर 3 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर 1 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। अब हमारे लिए आसान हो गया क्वेश्चन, देखिए कैसे क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू 1/3 को तो बाहर ही रखेंगे। देखो अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूं, इनको सेपरेट कर देता हूं, इसको अलग और इसको अलग। तो जब आप अलग करेंगे, आपको मालूम है जब आप 2 चीज को सेपरेट करते हैं तो डिनोमिनेटर दोनों के नीचे सेम आता है। तो जब इनको आप अलग अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 डिवाइडेड बाई, अब इसके नीचे दोनों फैक्टर आएंगे, डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 पहला फैक्टर, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 दूसरा फैक्टर, दोनों आ गए नीचे, माइनस, अब दूसरा फैक्टर लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2, और डिवाइड में अगेन दोनों फैक्टर आएंगे, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 और पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो एक बार मैं आपको दोबारा सिखा रहा हूं,
वरना आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, प्लस 1/, कितना बचेगा, p स्क्वायर प्लस 2p एंड प्लस में 5। अब जरा देखो यहां से, अब आसान हो गया हमारे लिए। देखो क्या है, अगर आप देखें ये फैक्टर यहां से कैंसिल आउट हो गया है ना, और यहां से ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास, जो बचा है उसी को लिख लेते हैं। x बार इज इक्वल टू 1/3 तो बाहर है, यहां पर बचेगा 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीका बता दिया, नहीं तो आपको इस टाइप की कोई जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे। और प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। अब इसको अभी भी मैं x बार को हटाने से पहले अगर आप देखें यहां पर भी और यहां पर भी ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम इन दोनों का एलसीएम भी तो ले सकते हैं, है ना, यानी कि इनको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां पर मैं लिखूंगा x बार इज इक्वल टू 1/3। देखो मैं एक काम करता हूं, 1/3 इन दोनों के साथ तो है, इसके साथ नहीं है, इसमें से 1/3 कॉमन ले लेंगे, ऊपर 3 आ जाएगा। तो जब आप इसमें से 1/3 को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 और प्लस इसमें ऊपर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया और 3 में इसमें कॉमन बाहर ले लिया, तो 3 सबके बाहर आ गया, यानी कि यहां मैं क्या लिख सकता हूं, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, तो दोनों के डिनोमिनेटर हमने एक साथ लिया है, यहां पर 3 लिख दिया हमने ऊपर। अब देखो क्या करेंगे, ये माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 है, ये 3/p स्क्वायर प्लस 2p, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका न्यूमरेटर -1, इसका न्यूमरेटर +3, तो 3 में से 1 को माइनस कर दो, 2 बचेगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो जब आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों पार्ट को, तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान दें, x बार इज इक्वल टू 1/3 तो बाहर रहेगा, 1/3 बाहर है, अंदर कितना बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा 1/p स्क्वायर प्लस 2p, 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2, और अब देखो प्लस साइन बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, तो 3 - 1 2 बचेगा, तो 2/p स्क्वायर प्लस 2p, 2/p स्क्वायर प्लस 2p एंड प्लस में 5, ये मेरे पास आ गया सिंप्लीफाई होने के बाद। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पर मैं उधर से बाहर हटाऊंगा और इधर इनवर्स लगाएंगे, इससे क्या होगा, अब हम इसका इनवर्स ले सकते हैं। देखिए यहां से मैंने x के ऊपर से बाहर हटाया और इधर 1/3 तो कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा L इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 प्लस इसका भी इनवर्स लेंगे, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। अब हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, और आपको याद हो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब मैं आपको पढ़ा रहा था और जब हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन वहां पर सॉल्व किए थे, ठीक है ना, तो पुराना सब रिवाइज हो जाएगा यहां पर। तो अब क्या करें, x इज इक्वल टू 1/3, देखिए इसका इनवर्स आप कब ले पाएंगे, इसका इनवर्स आप तब ले पाएंगे जब पहले नीचे देखो फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, p प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। देखो जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो p स्क्वायर आएगा, 2p भी आएगा और प्लस 1 आएगा, तो यहां पर +2 है, तो मैंने +2 में से एक 1 ले लिया और इस फॉर्मूले में ले गए, एक 1 बच गया, प्लस अब यहां पर देखो यहां भी फॉर्मूला बनेगा। अच्छा इस 2 को मैं वापस अंदर ही ले जाता हूं क्योंकि ये अंदर यूज हो जाएगा, यहां पर 2 ऊपर है, अपॉन में यहां पर भी फॉर्मूला बनेगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस बचेगा यहां पर 4 मतलब 2 का स्क्वायर, क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, अब क्या करें, x इज इक्वल टू 1/3, अब यहां पर लगेगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देखो ये p प्लस 1 है, अगर आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो p प्लस 1 p में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, p में, तो यहां पर मेरे पास देखिए p प्लस 1 को p में कन्वर्ट करना है तो बाहर लिखना पड़ेगा e की पावर -t अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहां पर कितना बचेगा, L इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस इधर आ जाओ, यहां पर L इनवर्स
देखो यहां पर भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, ये p+1 है, p+1 का p बन जाएगा e की पावर -t बाहर आएगा और L इनवर्स ऑफ 2/p² + 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये मेरे पास बन जाएगा। अब यहां पर फिर से हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, और यहां पर देखो क्या बनेगा, 1/3 तो बाहर है, e की पावर -t, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा sin t का, तो e की पावर t sin t प्लस यहां पर e की पावर -t, ये फॉर्मूला किसका लिखा, अगेन साइन का फॉर्मूला लिखा और यहां पर आएगा sin 2t, sin 2t। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे e की पावर -t को, तो देखिए जैसे आप e की पावर -t दोनों में से कॉमन लेंगे तो आपके पास x = आ जाएगा e की पावर में -t/3, अंदर बचेगा sin t प्लस sin 2t, और हमारा जो क्वेश्चन है यहां पर आके कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन लेंथी तो है, क्यों, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहां पर करना है, आपने जो भी लाप्लास और इनवर्स लाप्लास में पढ़ा है उसका यहां पर एप्लीकेशन है, उसको यूज करना है आपको, है ना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखें, यहां से सेमेस्टर में जनरली एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो क्या करना था आपको, आपने गिवन कंडीशन लिखी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, उसका दोनों तरफ आपने लाप्लास लिया, लाप्लास के फॉर्मूले लगाए, गिवन कंडीशन का आपने यूज करा, उससे इक्वेशन सिंप्लीफाई हुई। फिर यहां पर आप पहुंचे, यहां पर आपने देखा नीचे 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहे हैं और हमें इसका इनवर्स लाप्लास लेना है, तो पहले हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। एक और तरीका भी है, आप इसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन कन्वोल्यूशन थ्योरम से ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का ही यूज करेंगे। हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके दोनों को सेपरेट कर लिया। इसको देखिए यहां पर हमने इसको शॉर्टकट मेथड यूज किया, यहां पर शॉर्टकट मेथड से दोनों अलग कर लिया, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया, जो बच गया हमारे पास उसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसको ऐसी फॉर्म में ले आए जिसका लाप्लास हमें पता है, जिसका हमें इनवर्स लाप्लास मालूम है, उस फॉर्म में हम इसको लेके आए और उसके बाद हमने इनका इनवर्स लाप्लास ले लिया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर हमारे पास फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ना, और इस बार भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन देखिए क्या क्या दे रखी है, गिवन कंडीशंस। तो गिवन कंडीशंस है हमारे पास, देखिए x 0 = 1 दे रखा है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी जब t की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद x π/2, यानी कि x की वैल्यू, देखिए जब t की वैल्यू π/2 है तो उस समय x की वैल्यू कितनी होगी, -1, है ना। x की वैल्यू जब t की वैल्यू जब π/2 है तो यहां पर x की वैल्यू -1 आपको गिवन है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं यहां पर लिखता हूं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर x दिया दोनों जगह, कहीं भी x डैश नहीं दिया, जबकि यहां पर x² आ रहा है, x डैश आएगा फॉर्मूले में, लेकिन x डैश हमें नहीं पता है, तो क्या करें। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में x डैश आएगा और आपको x डैश नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसको मान लेंगे अपनी तरफ से। तो यहां पर क्योंकि x डैश नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर हम मान लेंगे यहां पर लेट x डैश 0, क्योंकि हमें पता ही आएगा और है नहीं यहां पर, तो हम क्या करेंगे, लेट x डैश 0 = a क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। तो अगर कोई कंडीशन आपको नहीं दे रखी है तो उस कंडीशन को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो आप कुछ भी कांस्टेंट मान लीजिए उसको, तो मैंने यहां पर मान लिया कांस्टेंट a। नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देखिए यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं x डैश की फॉर्म में लिखूंगा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x डबल डैश प्लस 9x = cos 2t। ये तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। देखिए टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड,
दोनों तरफ आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। जब आप दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो देखिए आपके पास क्या बनेगा। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x डबल डैश प्लस 9 टाइम्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। cos 2t यहां पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान ध्यान से देखें। देखिए लाप्लास तो हमने ले लिया, अब हम यहां पर फॉर्मूले लगाएंगे। नाउ x डबल डैश का फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिए क्या होगा, एल एक्स डबल डैश। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा पी स्क्वायर वाई बार माइनस पी, सॉरी वाई नहीं आएगा, यहां पर एक्स है ना, तो यहां पर हमारे पास आएगा पी एक्स बार माइनस पी एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो, माइनस एक्स डैश जीरो। आगे चलते हैं तो इसका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। नाउ प्लस 9, अब देखो यहां पर लाप्लास ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स बार होगा, एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, अब cos 2t का लाप्लास लेना है, यानी कि बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि cos 80 का लाप्लास कितना होता है, cos 80 का लाप्लास होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर a की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। तो हमने दोनों तरफ लाप्लास ले लिया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो गिवन कंडीशन का यूज करेंगे। देखिए क्या हमारे पास p एक्स बार p एक्स जीरो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो माइनस p आ जाएगा, 1 वाली इसकी जगह पर 1 पुट करेंगे तो माइनस p बचेगा, है ना। x डैश जीरो नहीं दे रखा, हमने मान लिया 1 a, तो यहां पर माइनस a लिखेंगे, प्लस 9 एक्स बार इज इक्वल टू p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। अब एक्स बार की दो टर्म हमें यहां पर दिखाई दे रही हैं, दो टर्म, अच्छा यहां पर पी स्क्वायर था, पी स्क्वायर, दो टर्म हमें एक्स बार की दिखाई दे रही है, दोनों में से एक्स बार को कॉमन ले लेंगे, तो आप इन दोनों में से एक्स बार को कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा पी स्क्वायर प्लस 9 और एक्स बार आ जाएगा कॉमन, और ये माइनस पी और माइनस ए को उधर लेके जाएंगे, तो इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, ये p उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा प्लस p, a भी उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा प्लस a, तो इन दोनों को मैं उधर ले गया, इन दोनों में से मैंने x बार को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास x बार की वैल्यू आ गई। यहां से अब हम क्या करेंगे, x बार को छोड़ के बाकी सब उधर लेके जाएंगे, तो यहां से x बार इक्वल टू मिलेगा p अपॉन, देखो ये फैक्टर दोनों इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, तो p अपॉन इसके नीचे पी स्क्वायर 4 तो पहले से ही था, इसके नीचे पी स्क्वायर प्लस 9 और चला जाएगा, प्लस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 और प्लस a अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे जिससे कि हम इसका, देखिए इधर से बाहर हटेगा तो उधर सबका इनवर्स लेना पड़ेगा, तो पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि हम इसका इनवर्स ले सकें, तभी हम इसका इनवर्स अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए, तो देखिए यहां पर अब हम इसको आगे लिख लेते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू, देखिए कितना दिया है, सबसे पहले p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 9, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 और पी स्क्वायर प्लस 9, ये हमारी पहली टर्म है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस पी स्क्वायर प्लस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस a अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। अब जरा यहां पर ध्यान से देखें, देखो पहला पार्ट फिर से आपको वैसा ही दिखाई दे रहा, नीचे दो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे शॉर्ट ट्रिक से। देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, देखो इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, लेकिन इस बार ऊपर p भी है, तो आप क्या करिए, पहले इस p को हम क्या करेंगे, जो p दे रखा है आपको p है ना, इस p को तो आप बाहर कर दीजिए, ऊपर कितना बचेगा 1। अगर मैं यहां पर इस p को, जरा ध्यान दीजिए, अगर इस p को यहां से उठा करके मैं यहां पर लिख देता हूं 1, कितना लिख देता हूं 1,
भाई हमारे पास यहां पर क्या था, ये p था, p की जगह हम 1 लिख देते हैं और इस p को हम कर लेते हैं बाहर, इस तरह से इस p को क्या कर लिया, बाहर कर दिया। देखिए p को मैंने बाहर कर दिया, यहां पर 1 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इनको अलग करना है, तो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर तो आपके पास p है, अंदर कितना बचेगा जरा ध्यान से देखें, अंदर बचेगा आपके पास p स्क्वायर प्लस 9 माइनस p स्क्वायर प्लस 4। देखिए माइनस ही करना पड़ेगा, तभी p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल होगा, और अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4 एंड p स्क्वायर प्लस 9। ये हम पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 5 अप्लाई कर रहे हैं, है ना। अगर पार्शियल फ्रैक्शन में कोई डाउट है तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो लेक्चर है उसके नोट्स देखें एक बार ध्यान से। लेकिन एक प्रॉब्लम है, p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा, 9 माइनस 4 5 बचेगा, लेकिन ऊपर तो 1 होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस हो गया यहां पर, तो p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 और a अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। अब यहां पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो अब यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, यहां पर 5, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 तो बाहर रहेगा, p को मैं अंदर ही ले जाता हूं। देखो यहां पर p को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो यहां पर p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, p स्क्वायर प्लस 4 माइनस, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे दोनों लिखेंगे, 9 वाला कैंसिल हो जाएगा, 4 वाला बचेगा। यहां पर p अपॉन, और यहां पर आपके पास बचेगा 4 वाला कैंसिल हो जाएगा, 9 वाला बचेगा, p स्क्वायर प्लस 9। देखिए एक्चुअल में यहां पर बचेगा क्या, अगर मैं इस p को बाहर ही रखता हूं तो यहां पर 1 बचेगा और यहां पर भी 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि हमने मतलब ऊपर कुल मिला के आपके पास 1 बचेगा क्योंकि 5 को हमने बाहर डिवाइड कर दिया है, प्लस p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 प्लस a अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। अब यहां पर देखो, अब ये ऐसी फॉर्म आ चुकी है जिसका हम डायरेक्ट इनवर्स ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर सबका इनवर्स लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहां पर इनवर्स ले लेता हूं। देखिए अब इधर से बाहर हटाएंगे, तो इधर से बाहर हटाएंगे तो उधर इनवर्स लग जाएगा, 1/5 को हम बाहर ही रखेंगे। अच्छा इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं, पहले आप देखो इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, चाहे तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं पहले, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब मैं यहां पर इनवर्स पहले ले लेता हूं। तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये कितना बचेगा, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस p, यहां पर भी इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। ये तो हो गया हमारे ब्रैकेट के अंदर वाला इनवर्स, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लेते हैं, प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस, देखो यहां पर a कांस्टेंट है, a को मैं बाहर कर देता हूं, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब इसको नेक्स्ट स्टेप में देखिए कितना आएगा। नाउ x इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट में, देखिए इसका लाप्लास कितना आएगा, देखो ये फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया cos 2t का, cos 2t माइनस, यहां पर फॉर्मूला देखो ये 3 स्क्वायर बनेगा, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया cos 3t का। देखिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बेसिक फॉर्मूले लग रहे हैं, प्लस यहां पर अगेन फॉर्मूला बन रहा है cos 3t का, cos 3t, और उधर अगर हम चलें a, यहां पर p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, लेकिन यहां पर 3 नहीं है, तो फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन साइन 8t का, यानी कि 1/3 मतलब a/3 और साइन 3t, ये हमारे पास आ जाएगा यहां से एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सभी का क्या कर दिया, लाप्लास यहां पर अप्लाई कर दिया है। अब क्या करना है, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, क्या हमारा आंसर आ चुका, नहीं हमारा आंसर अभी नहीं आया क्योंकि इसमें ए आ रहा है, और ए हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए क्योंकि ए तो हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया था। तो अब हमें इस ए को फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें एक कंडीशन और दी है, इसमें देखो ध्यान से, एक्स हमें 2 बार दिया था, एक बार और दिया था ना, ये रहा एक्स, इसका तो यूज नहीं करा अभी तक हमने, इसका यूज करके हम ए की वैल्यू निकालेंगे। क्या करना है, देखो जब t की वैल्यू π/2 है तब x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू कितनी है, -1, इसका मतलब हम x की जगह तो रखेंगे -1 और t की जगह रखेंगे π/2। तो चलिए जहां जहां t है, जहां जहां t है वहां π/2 रख दीजिए और x की जगह -1 रख दीजिए, देखिए कितना आएगा,
तो x के प्लेस पर रखेंगे -1, तो -1 इज इक्वल टू, अब आगे देखो जरा ध्यान से, t की जगह रखना है π/2, तो यहां ये 2t है, 2π/2 मतलब पाई आ जाएगा, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, यानी कि इसके प्लेस पे आएगा -1। तो मैं यहां पर बाहर 1/5 है, बाहर 1/5 है, ब्रैकेट के अंदर यहां पर -1 आएगा, मैंने -1 लिख दिया। cos 3t, देखो cos 3t 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 cos में 0 होता है, cos 3π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर आ जाएगा -0। और आगे चलते हैं, ये फैक्टर की वैल्यू हमें पता चल गई। cos 3π/2 अगेन 0, इसकी वैल्यू 0 है, तो प्लस में 0। और आगे चलते हैं, sin 3t यानी कि sin 3π/2, और sin 3π/2 -1 होता है, 3π/2 मतलब 270, और 270 पे sin -1 होता है, cos 0 होता है, तो इसकी वैल्यू -1 होगी, यानी कि माइनस का a/3, माइनस का a/3। अब मुझे इसमें से a को निकालना है, देखिए कितना आएगा, तो -1 इज इक्वल टू, ये हो गया -1/5 और माइनस का a/3, माइनस का a/3। कुछ और हमारे पास बचा क्या? नहीं, ठीक। अब यहां से a को निकालते, a को मैं, इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूं, तो a/3, इसको इधर लेके जाते हैं तो 1 - 1/5 बचेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a/3, यहां पर एलसीएम 5 लेंगे तो ये 4/5 बचेगा, 4/5। तो यहां से a की वैल्यू मेरे पास आ गई 12/5, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/5, ये हमारे पास a है। इस a को पुट कर देंगे वापस अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसमें? यहां पर a की वैल्यू को 12/5 पुट कर दीजिए आप, और उसके बाद देखिए आंसर क्या आ रहा है। तो x इज इक्वल टू, अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, देखिए यहां से हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू को पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1/5, x इक्वल टू 1/5 cos 2t। अब मैं यहां पर 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1/5 cos 2t माइनस 1/5 cos 3t, cos 3t प्लस cos 3t प्लस cos 3t, यहां पर प्लस का cos 3t आ जाएगा। और यहां पर देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 12/5, तो यहां पर 12/5 रखेंगे, 12/5, तो देखिए कितना आ जाएगा, प्लस में 12/5 और 3 पहले से ही था, और sin 3t, sin 3t है, हाँ sin 3t है। अब यहां पर देखो ये 3 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें से हम 5 सभी का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि सबके नीचे 5 है, केवल इसके नीचे 5 नहीं है। तो जब आप सभी के नीचे से 5 को एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, cos 2t माइनस cos 3t प्लस 5 cos 3t प्लस यहां पर 4 sin 3t। तो फाइनली आपके पास यही आपका क्या है, आंसर भी है। तो यहां से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना, x की वैल्यू को कैलकुलेट हमने यहां से कर दिया, यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। अच्छा, फाइनल में इसमें 40 है ना, इसको बाहर लिख देता हूं, x इज इक्वल टू, तो 1/5 को बाहर लिख लेते हैं, अंदर कितना बचा, cos 2t, यहां पर प्लस में 5 है, यहां पर माइनस, तो प्लस का 4 cos 3t एंड प्लस 4 sin 3t, ये फाइनल हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया हमने, ये लीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है ना, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 1/5 cos 2t माइनस cos 3t, माइनस cos 3t, यहां पर कितना था, एक मिनट, हाँ तो ये ठीक है, 4 cos t प्लस 4 sin 3t, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, और 4 में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इसको जरा ध्यान से देखें, क्या यहां से आंसर, हमें कैसे इसको सॉल्व करके इसका आंसर लेके आना है, जरा ध्यान से देखें। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
देखो क्या दिया आपके पास, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए तीनों के तीनों, वहां पर मैक्सिमम ऑर्डर अभी तक 2 था, इस क्वेश्चन में 3 दिया है ना। 3 से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखें। मैंने फॉर्मूले भी आपको 3 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन तक ही लिखवाए, वाई ट्रिपल डैश तक फॉर्मूला लिखा हमने, उसके आगे का फॉर्मूला हमने नहीं लिखा, उसके आगे आएगा भी नहीं। मैक्सिमम 3rd ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए इसको भी करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सिंपल है। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस को जरा ध्यान से देखेंगे क्या है। देखिए क्यूबिक है तो थोड़ा सा क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा, लेकिन करने में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोसीजर हमारा एकदम सिमिलर रहेगा, कोई अंतर प्रोसीजर में नहीं आने वाला है। देखें ध्यान से, सबसे पहले कंडीशन क्या गिवन है, देखो 3 कंडीशन यहां पर गिवन है। सबसे पहले y0 की वैल्यू हमें 1 दी गई है, मतलब जब t 0 होगा तो y 1 होगा। उसके बाद देखो ये dy बाई डी टी टी इक्वल टू 0 पे, इसको कैसे लिखेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन में इस तरह से दिया, लेकिन हम इसका फॉर्मेट अपने आंसर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ये हमें दिया एक्चुअल में dy बाई डी टी को हम क्या कह सकते हैं, y डैश। तो y डैश जब t 0 है, देखिए y डैश की वैल्यू जब t 0 है तो 0 हमारे पास है। नेक्स्ट ये y डबल डैश है, t 0 पे -2 है, तो नेक्स्ट में y डबल डैश जब t 0 है तो इसकी वैल्यू -2 है। तो हमने इसको चेंज कर दिया, y0 1 हो गया, y डैश 0 0 हो गया, और y डबल डैश 0 कितना हो गया, -2। नाउ अब हम क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अब जरा ध्यान दें, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं y डैश की फॉर्म में लिखूंगा। तो यहां पर देखो ये y ट्रिपल डैश हो जाएगा, y ट्रिपल डैश -3y डबल डैश, यहां पर d2y है तो डबल डैश आएगा, प्लस 3y डैश dy बाई डी टी की जगह क्या आ जाएगा, y डैश माइनस y इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर t। अब देखो यहां पर आपके तीनों फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में लग जाएंगे। यहां y डबल ट्रिपल डैश वाला लगेगा, यहां डबल डैश वाला, यहां सिंगल डैश वाला, और राइट साइड में आपकी फिर से बेसिक फॉर्मूला भी लग जाएगा और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज भी उसके अंदर हो जाएगा। यानी कि इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे। देखो तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलों को अप्लाई करना। देखिए फॉर्मूले ही अप्लाई करने, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए सबसे पहले टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद आपके पास क्या बनेगा, जरा बहुत ध्यान से देखें इसको। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ट्रिपल डैश आएगा ब्रैकेट में, -3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म y डबल डैश आएगा, उसके बाद +3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश आएगा, और माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, और इक्वल टू में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर t एंड t स्क्वायर। देखिए यहां पर मैंने सिंपल ब्रैकेट यूज किया, आप कर्ली ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखो जरा। अब यहां पर फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। देखिए फॉर्मूले लगाएंगे तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है काफी लेंथी जाएगा, क्योंकि यहां पर तीनों जगह फॉर्मूले लगने हैं। तो देखो यहां पर मैं फॉर्मूले लगा रहा हूं। पहले हम y ट्रिपल डैश का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो p क्यूब, जरा ध्यान से देखें, p क्यूब y बार माइनस p स्क्वायर y0 माइनस p, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, p क्यूब p स्क्वायर p y डैश 0 माइनस y डबल डैश 0। अभी याद रखें, अभी पहला वाला कंप्लीट हुआ है, अभी पहले वाला एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो मैं चलिए यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं जिससे तीनों अलग अलग दिखाई दे, प्लस। अब इसके बाद देखो आगे प्लस। अब इसका फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। 3 इसमें पहले हमारे पास 3 है, 3 को हम बाहर कर लेते हैं, 3 बाहर आ गया। अब y डबल डैश का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए y डबल डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा, p स्क्वायर y बार माइनस p y0 माइनस y डैश ब्रैकेट में 0। ये हमारा दूसरा वाला कंप्लीट हो गया y डबल डैश का। अभी y डैश का लगाना है, तो यहां पर नीचे अप्लाई करते हैं, +3 ब्रैकेट लगाएंगे। y डैश का क्या बनेगा, p y बार माइनस y0, ये इसका फॉर्मूला हो गया, और माइनस
यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म y है, तो y बार आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर फॉर्मूला लगाते हैं, देखो ये e की पावर t फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, e की पावर at और ft, अगर ft फंक्शन में e की पावर t मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं, यहां पर ft का जो भी लाप्लास आएगा उसके लाप्लास में p के प्लेस पर आपको p माइनस ए रखना होता है। क्या रखना होता है, p के प्लेस पर p माइनस ए आपको लिखना होता है, और कोई चेंज आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर टी स्क्वायर का लाप्लास क्या होगा, टी स्क्वायर का लाप्लास आपका होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर 3, यानी कि 2 अपॉन पी की पावर 3। ये किसका लाप्लास है, टी स्क्वायर का, लेकिन साथ में ई की पावर टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बनेगा आपका p माइनस 1 की होल पावर 3, p माइनस 1 की होल पावर 3। तो आप देख सकते हैं लाप्लास और इनवर्स लाप्लास का किस तरीके से और कितना ज्यादा यहां पर यूज है ना। तो अगर आपको पुराना सब आता है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। चलिए हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या करना है, यहां पर कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, जरा ध्यान से देखें। यहां पर पी क्यूब वाई बार, देखिए बहुत ध्यान से लिखेंगे क्योंकि यहां पर अगर गलती हो गई तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा। देखिए y0 की वैल्यू कितनी है, y0 यहां पर चेक कर लेते हैं, y0 हमारे पास 1 है, इसकी जगह जब 1 रखूंगा तो ये माइनस का p स्क्वायर बचेगा। y'0 की वैल्यू 0 है, यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगी -0। y'0 कितना है, -2, यानी कि यहां पर देखिए ये -2 है और एक माइनस यहां लगा है तो माइनस माइनस +2 हो गया, तो ये हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, +3 यहां पर आ जाइए, 3, इस 3 को मैं साथ साथ अंदर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3p स्क्वायर वाई बार। अब यहां पर y0 कितना है, 1 है, यानी कि p बचेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3p। y'0 कितना है, 0 है, यानी कि ये तो 0 हो गया तो यहां पर तो 0 ही आएगा, यानी कि हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब नीचे देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p वाई बार आएगा, और y0 कितना है, y0 1 है तो यहां पर 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 बन जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू से पहले अभी वाई बार भी है, माइनस वाई बार इज इक्वल टू 2 अपॉन p माइनस 1 की पावर 3। ये मेरे पास आ जाएगा। अगले स्टेप में देखें, एक और स्टेप में यहीं पर लिखने जा रहा हूं, तो हमारे पास देखो वाई बार को एक साथ लिख लेते हैं, बाकी बची हुई टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो p क्यूब वाई बार, जरा ध्यान से देखें, p क्यूब वाई बार, और कौन है यहां पर, ये भी वाई बार में है, प्लस 3p स्क्वायर वाई बार वाली टर्म, वाई बार की टर्म, प्लस 3p वाई बार, और एक लास्ट और बच गया माइनस का वाई बार। ये तो सब एक जैसे टर्म मैंने एक साथ कर लिए, बाकी बची हुई सब एक साथ लिख देते हैं। यहां बचा p स्क्वायर, माइनस का p स्क्वायर है, माइनस का p स्क्वायर, प्लस का 2 और माइनस का 3p, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन p माइनस 1 की होल पावर 3। ये हमारे पास यहां से बच जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर अब जरा ध्यान देना, यहां से आपके पास इन सभी टर्म के अंदर से वाई बार कॉमन आ रहा है, तो वाई बार को कॉमन लेके लिखूंगा तो बचेगा क्या, जरा ध्यान देना, यहां बचेगा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, और उसके बाद हमारे पास बचा है -1, तो यहां पर ये -1 है। चलिए 3p और -1, और इसके बाहर हमारे पास बच गया वाई बार, और क्या बचा जरा ध्यान से देखें, -p स्क्वायर -3p -p स्क्वायर -3p, और देखो ध्यान से ये प्लस का 2 ये माइनस का 3 तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहां पर बच गया -1 इज इक्वल टू में कितना है, 2 अपॉन p माइनस 1 के होल क्यूब, 2 अपॉन p माइनस 1 की होल पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं बचा हमारे पास। यहां पर देखो
इसको राइट साइड ले जाओ पहले तो यहां पर ये तो हमारे पास पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 1 वाई बार, बाकी सब राइट साइड लेके जाएंगे तो ये 2 अपॉन p माइनस 1 की होल पावर 3। अब इसको इधर लेके जाऊंगा, p स्क्वायर माइनस में इधर प्लस में आएगा, p स्क्वायर प्लस 3p और माइनस 1 बचेगा, p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 1 बचेगा। ये हमारे पास यहां से आ गया। अब देखो आगे, अब क्या करना है मुझे, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, अच्छा लेफ्ट साइड में जो लिखा है तो फॉर्मूला है सीधे सीधे, देखो ये फॉर्मूला लिखा है भाई, इसको पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूं यहीं पर। देखो कौन सा फॉर्मूला है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये p माइनस 1 का होल क्यूब लिखा है। देखो p माइनस 1 का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3ab मतलब माइनस 3ab 3 इंटू p इंटू 1 और ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब p माइनस 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो p क्यूब माइनस 1 3p स्क्वायर माइनस का 3p स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 3p। क्या यही लिखा हुआ है? बिल्कुल डेफिनेटली यही लिखा है। देखो यानी कि इसकी जगह पर मैं लिखूंगा p माइनस 1 का होल क्यूब, p माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहां पर आगे देखें, अब इसको नीचे लेके जाएंगे सबके, तो देखिए हमारे पास यहां पे क्या बचेगा, y बार इज इक्वल टू 2 अपॉन, देखो p माइनस 1 का होल क्यूब है ये, इसको जब मैं नीचे लेके जाऊंगा इसके नीचे भी आएगा और इन तीनों के नीचे भी आएगा। और यहां पर पहले से p माइनस 1 की होल पावर 3 तो पहले से ही प्रेजेंट है, एक p माइनस 1 की होल पावर 3 और आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका p माइनस 1 की होल पावर 6। भाई 3 पहले से था, 3 पावर और आ गई, 3 प्लस 3 6 हो गया, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। उसके बाद प्लस इन तीनों टर्म को एक साथ ही ले लेते हैं, p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 1 और इसके नीचे भी आ गया p माइनस 1 की होल पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको तो करने की जरूरत नहीं है, इसका तो डायरेक्ट लाप्लास लिख सकते हैं। इसका लाप्लास लिखने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो देखिए कितना आएगा सिंप्लीफाई होके 2 अपॉन p माइनस 1 की होल पावर 6 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर जो लिखा हुआ टर्म है, क्या हम ऊपर p माइनस 1 का होल स्क्वायर बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं। कैसे? देखो ऊपर मैं लिख सकता हूं p माइनस 1 की होल पावर 2, इसको ओपन करो क्या आएगा, p स्क्वायर एक मिनट, हमारे पास p माइनस 1 नीचे है ना, देखिए यहां से हमारे पास आ रहा है p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा उसको जरा ध्यान से देखें, फॉर्मूला कितना बनेगा, है ना। यहां पर हमारे पास 3p का एक बार साइन देख लेते हैं, 3p कहां पर था, एक मिनट यहां पर मैं साइन को चेक कर लेता हूं 3p का। 3p हमारे पास यहां से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, y0 कितना है 1, एक मिनट 3p का साइन हमें देखना पड़ेगा, साइन इसका शायद कुछ गलत आ रहा है, एक बार साइन को चेक करिए कितना आ रहा है। तो यहां पर जो माइनस साइन है हमारा, कहीं पीछे से माइनस साइन छूट रहा है, एक मिनट स्टार्टिंग से देख लेते हैं। यहां पर हमने टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो यहां पर हमारा प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। और यहां पर हाँ यहां है, ये गलत है, यहां पर ये देखिए, यहां पर ये जो हमारा साइन होगा ये माइनस का साइन होगा, -3। अब यहां पर देखो थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, -3, तो यहां के बाद हमारे पास यहां से स्टार्ट हुआ 3p स्क्वायर y बार, तो यहां पर ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये माइनस में आएगी, किसमें आएगी, माइनस में, -3p स्क्वायर y बार, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3p स्क्वायर y बार माइनस माइनस प्लस 3p, यहां से इस टर्म को देखें, माइनस में y बार 3p स्क्वायर y बार, और यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा प्लस में 3p, y0 कितना था 1 था, ये प्लस आएगा, और लास्ट वाली टर्म हमारी हो जाएगी 0, लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी
0। तो यहाँ पर ये प्लस 3p होगा और ये माइनस में होगा, बाकी तो सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर देखो 3p² वाली टर्म कहाँ है, यहाँ पर है, ये हमारी माइनस में आएगी, ये टर्म माइनस में आएगी और ये टर्म 3p, हाँ ठीक है, ये हमारी माइनस में आ गई और यहां पर ये वाली टर्म हमारी आएगी प्लस में। ये किस में आएगी, प्लस में। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दें एक बार और, p³ माइनस 3p² प्लस 3p माइनस p², ये आ गया प्लस 2, उसके बाद प्लस का 3p और माइनस का 3। अब ठीक हो गया। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां से मैंने y बार कॉमन लिया तो माइनस में 3p² आएगा, यानी कि यहां पर भी हमारा माइनस साइन है, यहां पर क्या है, माइनस साइन है। तो यहां पर जरा ध्यान दें, ये p³ माइनस 3p² प्लस 3p माइनस 1 y बार माइनस p² और ये हमारा प्लस का साइन होगा। तो यहां से p-1, अब ये p-1 का होल क्यूब अब एक्चुअल में आया। देखो वहां पर हमारा, अगर आप ध्यान दें, p-1 का होल क्यूब जब हम ओपन कर रहे थे तो उस समय भी हमारा माइनस 3p² आया था, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। तो अब ये हमारा p-1 का होल क्यूब बन गया y बार इक्वल टू 2 अब ठीक है, यहां पर जाके हमारा प्लस p² और ये बन गया हमारा माइनस 3p, माइनस का 3p और प्लस का 1, उधर आके प्लस 1 हो गया और यहां पर ये हमारे पास माइनस का 3p। ठीक, तो यहां से थोड़ा सा चेंज हुआ, ये हमारा बन गया माइनस का 3p एंड प्लस का 1। अब हम यहां पर फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए कैसे। इसको मैं लिखूंगा p-1 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो p का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, p का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2p आएगा, एक माइनस p मेरे पास यहां पर बच गया। समझ में आ गया, एक माइनस p हमारे पास क्या हो गया, यहां पर एक्स्ट्रा है जो कि हमारे पास यहां से बच गया है। इसको मैंने यहां पर लिख दिया माइनस p अपॉन में p-1 की होल पावर 3। चलिए अब आगे देखिए, देखो यहां पर p-3p प्लस 1 हमारे पास आ गया था, उसका हमने क्या किया, फॉर्मूला बना दिया, उसका हमने फॉर्मूला यहां पर बना दिया। बस इसी चीज को हमें यहां पर ध्यान देना है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। y बार इज इक्वल टू 2 अपॉन p-1 की होल पावर 6 प्लस, अब इसको अलग अलग करते हैं, p-1 का होल स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो ये यहां पर p-1 का होल स्क्वायर अपॉन p-1 की होल पावर 3 माइनस p अपॉन में p-1 की होल पावर 3। अब इसके आगे अभी देखिए, अभी इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, अभी इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। अब जरा ध्यान देना क्या करना है, यहां पर देखिए, देखिए इसका हम लाप्लास ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर पावर बचेगी नीचे 1, इसका भी लाप्लास आ सकता है, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको आगे लिख लेते हैं। पहले y बार इज इक्वल टू 2 अपॉन p-1 की होल पावर 6 प्लस 1 अपॉन p-1, ये p-1 बचेगा नाउ माइनस। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ऊपर p है नीचे p-1 है, तो अब हम इसमें ना तो कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, ना ही हमें हमारी पे कोई प्रॉपर्टी लग रही है। इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी तब लगेगी जब अगर p-1 नीचे है तो p-1 ऊपर भी होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम इसमें क्या करते हैं, +1 और -1 कर देते हैं। तो p-1 प्लस 1 हम इसमें कर देंगे और अपॉन में रहेगा हमारा p-1 की होल पावर 3। और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 अपॉन p-1 की होल पावर 6 प्लस 1 अपॉन p-1 और माइनस। अब देखो क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे, p-1 अपॉन p-1 की होल पावर 3। मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया फैक्टर को, और +1 को अलग कर दिया। तो जब इनको आप अलग अलग करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1 अपॉन p-1 की होल पावर 3। अब यहां पर देखो क्या होगा, एक फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो गया, ये वाला जो फैक्टर था ये p-1 है, एक फैक्टर यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा पावर। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा y बार इज इक्वल टू 2 अपॉन p-1 की होल पावर 6 प्लस 1 अपॉन p-1 माइनस 1 अपॉन p-1 का होल स्क्वायर
और -1/p-1 की होल पावर 3। अब क्या करना है, अब हमें लेना है इसका लाप्लास। तो यहां से बाहर हटाएंगे, उधर तीनों सबका क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू, अब मुझे सभी का लाप्लास लेना, तो यहां पर आ नहीं पाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो y इज इक्वल टू, देखिए यहां पर इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर करेंगे तो 2 बाहर आ गया। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन कितना था, p-1 की होल पावर 6, p-1 की होल पावर 6। नेक्स्ट टर्म p-1, तो प्लस में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p-1। और आगे चलते हैं, तो माइनस में p-1 का होल स्क्वायर, तो माइनस में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p-1 का होल स्क्वायर, 1/p-1 का होल स्क्वायर। और लास्ट टर्म है माइनस में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p-1 की होल पावर 3। अब देखो क्या करना है, अब हमें यहां पर सबका इनवर्स ले लेना, सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, देखो ये p-1 का होल पावर 6 लिखा है, इसमें पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओ। जब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो p-1 का p बन जाएगा और e की पावर t आ जाएगा बाहर, तो e की पावर t बाहर आ जाएगा और आपके पास बचेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p की पावर 6 प्लस, यहां पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला है e की पावर t का, e की पावर t का, इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा, e की पावर t, क्योंकि e की पावर t का लाप्लास होता है 1/p-1 माइनस, यहां पर पहले आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो e की पावर t बाहर आ जाएगा और आपको इनवर्स लेना पड़ेगा 1/p² का, माइनस यहां पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो e की पावर t बाहर आ जाएगा और आपको इनवर्स लाप्लास लेना पड़ेगा 1/p³ का। अब यहां पर सब डायरेक्ट फॉर्मूले बन गए हैं, देखो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2e की पावर t, और यहां पर p की पावर 6 का क्या होगा लाप्लास, फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा t की पावर 5/5 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है, t की पावर n-1/n-1 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड, इसी को मैंने यहां पर अप्लाई किया। यहां पर n की जगह 5 है तो 6 है, तो 6 - 1 5 होगा, तो 5 t की पावर 5/5 फैक्टोरियल आ गया। आगे देखें, प्लस e की पावर में t माइनस e की पावर में t, और यहां पर इसका अगर आप इनवर्स लाप्लास लेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ऊपर आपके पास आएगा t और नीचे आएगा 1 फैक्टोरियल, मतलब ये t ही बनेगा, 1/p² का t होता है, t का 1/p² होता है ना, माइनस e की पावर t, इसका अगर आप इनवर्स लेंगे तो ये बनेगा t²/2 फैक्टोरियल, मतलब 2 ही आ जाएगा। अब यहां पर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या होगा, e की पावर t सभी में से कॉमन आ रहा है तो आप e की पावर t को कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो e की पावर t, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 फैक्टोरियल होता है आपका 120। अगर आप 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 20, 60 और 120। तो मैं यहां पर e की पावर t को ले रहा हूं बाहर कॉमन, देखिए e की पावर t जब बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहां आ जाएगा आपके पास 2t की पावर 5, और 2 से ये 120 आएगा, 60 टाइम्स कट जाएगा, तो t की पावर 5/60 आ जाएगा। यहां पर e की पावर t को ले रहा हूं कॉमन, यहां से e की पावर t कॉमन लेंगे 1 बचेगा, यहां से माइनस t बचेगा, और यहां पर e की पावर t कॉमन ले लेंगे तो माइनस का t² बचेगा और e की पावर t आ जाएगा बाहर कॉमन, e की पावर t क्या आ जाएगा आपका बाहर कॉमन आ जाएगा, और ये आपके पास यहां पर बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर ठीक, e की पावर t हमारे पास यहां पर फाइनली आंसर में बच जाएगा। अब देखो यहां पर जो हमारे पास आंसर आया है, तो यहां से ये हमारा क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक, तो देखिए सभी क्वेश्चन में करने का तरीका सबको एक ही जैसा है। आपको यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपको लाप्लास के फॉर्मूले आने चाहिए, इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले आने चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। तो देखिए आज मैंने आपको 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए। नेक्स्ट लेक्चर में
तीन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां पर दो क्वेश्चन डीपीपी में दिए हैं, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है 6 cos 3t, और दूसरा क्वेश्चन भी आसान है ना। दोनों क्वेश्चन आसान है, बस आपको क्या करना है, जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया उसी प्रोसीजर को फॉलो करके आगे बढ़ना है। बस देखिए, इसको करने से आपका बेनिफिट क्या होगा ना, आपने जितना भी इससे पहले लाप्लास में पढ़ा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करने में, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ने में। इसलिए जब आप एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जो आपने पीछे पढ़ा है वो कितना आपको समझ में आया है, और उसमें से कितना फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हुए हैं। क्योंकि फॉर्मूले अगर अच्छे से याद होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो अभी इन क्वेश्चंस को आप करिए, नेक्स्ट लेक्चर में 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।